हरियाणा के एक बेटे ने अपने पिता की याद में करोड़ों रुपए की लागत से 10 मंजिली ऐसी इमारत बना दी, जिसका शुभारंभ करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद हरियाणा के हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में आ रहे हैं। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या चीज बनाई है एक बेटे ने अपने पिता की याद में, जिसको देखने के लिए पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग पहुंच रहे हैं। और आप भी हमारे साथ आइए, इसकी एक झलक देखिए। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे इस इमारत की 6ठी मंजिल पर। इस इमारत का नाम है भारत मित्र स्तंभ। इसके 6ठे फ्लोर पर अभी हम मौजूद हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनदीप जी मौजूद है। मनदीप जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अजय जी। मनदीप जी, जो ये इमारत बनाई है इसका क्या उद्देश्य है और क्या दिखाना चाहते हैं? अभी जहां 6ठे तल पे अभी हम खड़े हैं, तो इस 6ठे तल में क्या खासियत है? जी आप अजय जी 6ठे तल पे खड़े हैं। इस 6ठे तल पे हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर जीव की उत्पत्ति, 3 अनादि सत्ताओं, सबको एक पेंटिंग के तरीके से हमने इसको दर्शाया गया है। और इस स्तंभ का जो आप कह रहे हैं बिल्डिंग बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि भारत की संस्कृति से लेते हुए हम सारी चीजें यहाँ पे इनको दिखाएं। जी, एक ही बिल्डिंग में हम इनको बच्चों को ज्ञान के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराएं, कोशिश यही है। जी, सारी चीजें ये देखिए, आप हमारे साथ देख सकते हैं। 3 अनादि सत्ताएं ईश्वर जीव प्रकृति, उसके बाद सृष्टि की आदि में आदि ज्ञानदाता परमेश्वर की बात हो, या फिर युवा एवं समस्त मनुष्य की उत्पत्ति में थुनी सृष्टि की बात हो, या फिर मनुष्य के लिए जीवन सहायक पशु पक्षियों की उत्पत्ति की बात हो, जीवों के लिए आवश्यक वनस्पति की उत्पत्ति की बात हो, तो तमाम वो उत्पत्ति जो इस धरती पर देखने को मिली हैं, उन तमाम उत्पत्तियों का ये स्थान रखा गया है 6th फ्लोर पे। जी बिल्कुल, 6ठे फ्लोर पे ये सारी चीजें यही दिखाई गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जी सारा इस फ्लोर पे आपको पेंटिंग के दृश्य से हमें दिखाया गया है। साथ में इनके बारे में हमने इनको बताया भी गया, लिख के राइटिंग के समेत। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों कोई भी इमारत हो, जी कोई भी इमारत हो, उस इमारत के साथ में बताया आया हुआ है, उस पेंटिंग के साथ में दर्शाया गया है कि आखिरकार इस पेंटिंग की क्या खासियत है, क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं। ये देखिए 5 तन मात्राएं एवं 5 तत्व यहाँ पे दिखाए गए हैं, और नीचे हर एक जो ऊपर पेंटिंग लगी है उसके साथ साथ पूरा उसका विवरण दर्शाया गया है कि आखिरकार इसके अंदर क्या खास बात है, बच्चे किस प्रकार से वो ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं 5वें फ्लोर पर। 5वीं मंजिल पर क्या कुछ खास है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मनदीप जी, 5वें फ्लोर पे हम पहुंच गए हैं, यहाँ की क्या खासियत? जी अजय जी, 5वें फ्लोर पे आप पूरा हमने वैदिक काल के रूप में इसको दर्शाया गया है। जी, हमारे ऋषियों से स्टार्ट होके वेदों की उत्पत्ति, उनकी शिक्षाएं, सारा इस फ्लोर पे हमें आपको ये दिखाया गया है। जी, ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 ऋषियों द्वारा ब्रह्मा आदि ऋषियों को श्रुति रूप में वेदों का उपदेश देते हुए दिखाया गया है। ब्रह्मा आदि ऋषियों द्वारा अन्य ऋषियों को वेदों का उपदेश देते हुए दिखाया गया है। राजा इक्ष्वाकु के काल में वेद लिखित रूप में आए, और उसके बाद आर्ष ज्ञान परंपरा यहाँ पे दिखाई गई है। हवन, योग, कृषि, गो सेवा, जो चीजें हमारे आज की दिनचर्या में भी देखने को मिलती है, वो हजारों वर्ष पहले किस प्रकार से की जाती थी, वही चीजें दर्शाई गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे मनुस्मृति प्राचीन धर्मशास्त्र का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। राजा मनु न्याय करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। आश्रम व्यवस्था किस प्रकार से की जाती थी, किस प्रकार से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, वो यहाँ पे दिखाया गया है। शंकर भगवान जी को दिखाया गया है, और तमाम वो चीजें जो इस समय के दौरान रही है। मनदीप जी, अगर हम बात करें बच्चों के लिए कितना लाभदायक होने वाला है? जी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। जय जी देखो, पुरानी चीजें, सारी सांस्कृतिक चीजें एक ही फ्लोर पे, वो भी राइटिंग के समेत बच्चों को मिलेगी, तो बहुत बच्चे के लिए कर पाएंगे वो, तो वो अच्छा सा ज्ञान उनको प्राप्त होगा, पुरानी चीजों से जुड़ेंगे। जी, बच्चे पुराना इतिहास जान पाएंगे, और साथ ही साथ वो तमाम चीजें पता कर पाएंगे, जिससे कि उनको उनके भविष्य में काफी फायदा मिले।
पांचवें फ्लोर पे लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं मनदीप जी, ये क्या दिखाने की कोशिश की? जी ये अभिमन्यु का वध का चक्कर दिखाया गया है, उसके बाद हमने महाभारत काल का दिखाया गया सारी जी, चीजें। मतलब कैप्टन अभिमन्यु से जोड़ने की कोशिश की गई है। चक्रव्यूह में जिस प्रकार से अभिमन्यु को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसके बावजूद भी वो निकल गए थे, तो कहीं ना कहीं वही संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। नहीं, अभिमन्यु जी के नहीं है ये हमारे महाभारत के पुरानी चीजें में दर्शाया गया, जो भी हमारे संस्कृति में थी वो दिखाया गया है जी सारे। ये देखिए अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की बात हो, गीता का सार हो, कर्म योग हो, दिव्य ज्ञान हो, कृष्ण भावना भक्ति कर्म हो, योग हो, भगवत ज्ञान हो, तमाम वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। हम ये कह सकते हैं कि 5वें फ्लोर पर महाभारत को दर्शाया गया है, रामायण दर्शाया गया है, सारी जो हमारी पुरानी वैदिक चीज थी, जितने भी वैदिक चीजें थी वो सारी चीजें इस 5वें फ्लोर पर दिखाई गई है। और यहाँ पे निश्चित रूप से किस प्रकार से हमारे जो महापुरुष थे वो ग्रंथों की किस प्रकार से रचनाएं करते थे जी, वो स्कल्पचर के उससे हमने इसको दिखाया गया है कि भी कैसे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार वो तस्वीरें हम आपको दे, राम कथा की बात हो, राम कथा को भी यहाँ पे दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, केवल लेखनी के माध्यम से नहीं बल्कि तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की रामायण को या महाभारत को, दोनों को कोशिश की गई। और तमाम जो महापुरुष हुए हैं उन सभी को एक ही 5वें फ्लोर पर दिखाने की कोशिश की गई है। आइए अब आपको ले चलते हैं 4th फ्लोर पर। मनदीप जी, चौथे स्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ खास दिखाया? जी अजय जी, चौथे तल पे हमने मध्यकालीन भारत के बारे में दर्शाया गया है जी। हमारे जैन धर्म, सिख धर्म, सारे बौद्ध धर्म, सभी को इनको लेते हुए हमने 1857 की क्रांति तक हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, चाणक्य जी, सम्राट अशोक, पौरस सिकंदर का वो सारा हमने इसमें दिखाया गया है अजय जी। जी बिल्कुल, आदि गुरु शंकराचार्य व मंडन विश्व में शास्त्राचार्य की बात हो, चाणक्य की राजा नंद को चुनौती की बात हो, या फिर किस प्रकार से युद्ध लड़े जाते थे, उन युद्धों को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। सम्राट अशोक किस प्रकार से विजय हासिल कर पाए थे, और तमाम वो चीजें दिखाई गई हैं जो युद्धों के अंदर इस्तेमाल में की जाती थी। पोरस और सिकंदर का झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसको दिखाया गया है। और खास बात यह है, राजा कनिष्क को भी यहाँ पे दिखाया गया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद राजा विक्रमादित्य, जी हाँ, राजा विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, उन 9 के 9 रत्नों को यहाँ पे दिखाया गया है। वो बच्चों के लिए अगर हम जानकारी की बात करें तो अतुल्य भंडार यहाँ पे ज्ञान का देखने को मिल रहा है। थोड़े से इलाके में, थोड़ी सी जगह में जो लोग कभी दिल्ली जाते थे या फिर कभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर धरोहर को देखने के लिए जाते थे, अब वही चीजें हरियाणा के हिसार जिले के खांडाखेड़ी के अंदर भी देखने को मिलेगी। वीर राजराजा चोल को यहाँ पे दिखाया गया है, सम्राट हर्षवर्धन को यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मारते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। वीर महाराणा प्रताप और हरे घास की रोटी यहाँ पर दिखाई गई है। और साथ में चैतन्य महाप्रभु को भी यहाँ पर दिखाया गया है। लघु चित्रकला भी दिखाने की कोशिश की गई। और खास बात यह है कि जो गुरु नानक देव जी हल चलाकर कर्म की प्रेरणा यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। 10 सिख गुरु हुए हैं। और अगर हम 10 गुरुओं की बात करें तो उन गुरुओं में सबसे पहले गुरु नानक देव जी हुए हैं, और सबसे अंतिम जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। तमाम 10 के 10 गुरुओं को यहाँ पर इस स्तंभ के अंदर दिखाया गया है। और इसके अलावा मराठा साम्राज्य किस प्रकार से चलता था, उन्होंने कहां कहां से विजय प्राप्त की थी, वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद वीर पंड्या कटबोमनन अंग्रेजों से लड़ते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि किस प्रकार से भारत को आजादी मिली थी, वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। लगातार हम चौथे स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौथे स्थल पे क्या था, और अगर हम बात करें प्राचीन भारत के ग्रंथ की, तो प्राचीन भारत के ग्रंथ भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य की बात हो, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बात हो, ब्रह्म संहिता वारा मीर की बात हो, या फिर तमाम वो चीजें जो उस काल के दौरान रही थी, प्राचीन भारत के रत्न भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। महाकवि कालिदास को दिखाया, संत तुलसीदास के बारे में बताया गया, संत सूरदास, भक्त मीराबाई, समर्थ गुरु रामदास, संत कबीरदास, संत ज्ञानेश्वर, संत हरिदास, संत नामदेव महाराज, चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ, प्राचीन भारत के जो 9 रत्न थे, 9 के 9 रत्नों को यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो भारतीय कला और
वास्तुकला को भी यहाँ पे दिखाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर पुराने समय में बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से भी बच्चे आते थे। अजंता की गुफाओं को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को, महाबलीपुरम मंदिर को, एलोरा गुफाओं को, कैलाश मंदिर को, विरूपाक्ष मंदिर को, और कोणार्क सूर्य मंदिर, सांची स्तूप आदि, कुंभेश्वर मंदिर, वो तमाम चीजें यहाँ पर जो वास्तुकला के अंदर आती हैं उनको दिखाया गया है। और इससे भी एक कदम आगे, आर्यावर्त के गौरवशाली स्तंभ, जी हाँ, आर्यावर्त के जो गौरवशाली स्तंभ थे उन स्तंभों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। महर्षि आर्यभट्ट को दिखाया गया है, महर्षि कणाद को, महर्षि नागार्जुन को, महर्षि बोधायन को, महर्षि चरक को और महर्षि सुश्रुत को यहाँ पे दिखाया गया है। आचार्य चाणक्य को, महर्षि पतंजलि, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि अगस्त्य, महर्षि ब्रह्मागुप्त, महर्षि कपिल देव जी को यहाँ पे दिखाया गया है। मनदीप जी, अगर हम बात करें चौथे स्थल की, तो काफी सारी जानकारी, अलग प्रकार की रोचक जानकारी यहाँ पे निकल के आई। बिल्कुल अजय जी, चौथे तल पे हमने प्रत्येक चीज को छूने की कोशिश की गई है। मध्यकालीन भारत में हमारे जितनी भी चीजें हुई है, हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे मराठा साम्राज्य का, चोल साम्राज्य का, प्रत्येक चीज को छूने की कोशिश की गई है। हमारी पुरानी जो भी वस्तुकलाएं थी उनको भी दिखाने की पूरी कोशिश की गई है जी इस तल पे। जी, आइए अब आपको ले चलते हैं तीसरे तल की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं तीसरे तल पर। मनदीप जी, तीसरे तल को किन भागों में बांटा गया है, क्या दिखाने की कोशिश की गई? जी, तीसरे तल पे हम आधुनिक भारत के दिखाएंगे। इसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1857 की क्रांति, सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, उन चीजों को हमने इस फ्लोर पे दिखाया गया। और आधुनिक भारत में हमारी प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे परमवीर चक्र विजेता, सारे मतलब इस फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर हमने इसमें दिखाया गया। जी बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो, स्वामी विवेकानंद की बात हो, बाल गंगाधर तिलक की बात हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो, उधम सिंह की बात हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो, लाला लाजपत राय की बात हो, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की बात हो, भगत सिंह की बात हो, डॉक्टर हेडगेवार अनन्य देशभक्त की बात हो, और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो शहादत हुई थी 1931 के अंदर, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। वह उस समय का जो माहौल रहा है, उस समय का जो नजारा रहा है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आजाद हिंद फौज 1942 का नजारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और सुभाष चंद्र बोस के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, या फिर माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी की बात हो, वो तमाम चीजें इस तीसरे स्थल पर दिखाई गई है। किस प्रकार से भारत ने उन्नति की है, किस प्रकार से भारत आगे बढ़ता गया। और भारत की वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात हो, डॉक्टर होमी भाभा की बात हो, विश्व IT में भारत का अग्रणी स्थान की बात हो, या फिर सर्वप्रथम परमाणु घड़ी का निर्माण हो, तमाम वो चीजें जो भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में हासिल की हैं, वो यहाँ पे दिखाई गया। और इसके अलावा जो भारत रत्न आज तक, अभी तक जिन जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा लता मंगेशकर को भी यहाँ पे दिखाया गया है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात हो, या फिर JRD टाटा की बात हो, उनको भी यहाँ पे दिखाया गया। और खास बात यह है मनदीप जी, खेलों को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल, खेलों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ हमने स्कल्पचर बनाया सचिन तेंदुलकर जी का, मिल्खा सिंह जी का, मेजर ध्यानचंद जी का। जी बिल्कुल, देखिए सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है क्रिकेट के क्षेत्र में। मिल्खा सिंह, जी हाँ, मिल्खा सिंह उड़न सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह, उनको भी यहाँ पे दिखाया गया। और उसके अलावा मेजर ध्यानचंद को यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती को यहाँ पे दिखाया गया है। आइए लगातार तीसरे तल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, भारत के जो तमाम प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। और सबसे अभी वर्तमान की बात करें तो पिछली 2 योजनाओं से नरेंद्र मोदी जो है वो देश को चला रहे हैं। हमारा संविधान किस प्रकार का है, क्या कुछ उसके अंदर खासियत है, उनको दिखाया गया है। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति अभी तक, जब से भारत आजाद हुआ है, उसके बाद किन किन लोगों ने राष्ट्रपति के पद पर रहकर देश में काम किया है,
उन सबको यहाँ पे दिखाया गया। और खास बात यह है कि परमवीर चक्र विजेता उनको भी यहाँ पे दिखाया गया, उनको भी स्थान दिया गया कि आज तक हमारे परमवीर चक्र विजेता जितने भी हुए हैं उन सबको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। पूरा ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर को भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां पे भी भारत ने तरक्की की है उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाया गया। राष्ट्रगीत यहाँ पे दिखाया गया है। और खास बात यह है कि भारत का जो नक्शा है, पूरा भारत वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक साइड में राष्ट्रगीत है, एक साइड में राष्ट्रगान यहाँ पे रखा गया है। और अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह की 1917 के अंदर, मतलब मनदीप जी हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो तीसरा स्थल है वो विकास को, प्रगति को समर्पित है। जी अजय जी, पूरा जो तीसरा तल है आधुनिक भारत के उसमें दिखाया गया। 18 क्रांति के बाद जो भारत ने प्रगति की है, प्रत्येक क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है। इसमें हमारे स्पोर्ट्स के, हमारे वैज्ञानिक प्रगति, हमारे आंदोलन, हम आजादी का आंदोलन, सारा प्रत्येक चीज को हमने तीसरे फ्लोर पे दिखाया गया ताकि बच्चे एक जगह पे अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी बात अजय जी, आज तक हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, उनका स्कल्पचर हमने बनाए हैं, उनकी डिटेल हमने दी है ताकि मतलब बच्चों को पता लग सके भी हमारे वीर सैनिकों की शहादत क्या थी। जी बिल्कुल। देखिए मनदीप जी लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या खासियत है यहाँ पे। जो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख है, तमाम जो बड़े लोग हैं वो इसको देखने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसी क्या खासियत है कि इतने बड़े लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं दूसरे तल पर। अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे तल पर। मनदीप जी, दूसरे तल को किस नाम से पुकारे हैं? जी अजय जी, दूसरे तल पे हमने हरियाणा की, दूसरे तल का नाम दिया हरियाणा की। हरियाणा का मतलब पूरी धरोहर को दिखाया गया इसमें जी। हमारी हरियाणा की पुरानी संस्कृति, विरासत, खान पान, रहन सहन, पुरानी चीजें सारे इस हरियाणा वाले फ्लोर पे हमने इसको दिखाया गया है। जी बिल्कुल, हरियाणवी संस्कृति को समर्पित है ये दूसरा फ्लोर। ये देखिए, सबसे पहले पनघट पर किस प्रकार से महिलाएं पानी भरती थी, या उसके बाद अगर हम बच्चों की बात करें, पुराना नलका यहाँ पे दिखाया गया है। और खास बात यह है कि किस प्रकार से पहले बाट होते थे और जो भी कोई सामान लेने जाता था तो इस तरीके से दी जाता है। हालांकि आजकल डिजिटल जमाना हो गया है, पानी कैसे भरा जाता था। और तालाब के अंदर बच्चे ऊपर से छलांग लगाते थे। हो सकता है कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारी तालाब के अंदर छलांग लगाई हो, तालाब के अंदर। उसके बाद कोल्हू को यहाँ पे दिखाया गया है। और भट्टा, किस प्रकार से भट्टा होता था, हालांकि आजकल थोड़ा सा मॉडर्न इसके अंदर भी आ गया है। उसके बाद चरखा, किस प्रकार से महिलाएं काटती थी। और दूध बिलोने के लिए पहले, आजकल तो रई आ गई है, बिजली की आ गई है, लेकिन अब पहले हाथ से दूध बिलोया जाता था। उसके बाद रसोई को यहाँ पे दिखाया गया। कुंडी सोटा आमतौर पर सभी घरों में होता है, ये कुंडी सोटे को यहाँ पे दिखाया गया। एक छोटी बच्ची जो अपने छोटे भाई को खिलाती हुई, चरखे को यहाँ पे, तमाम वो चीजें, उखड़ मुसल को यहाँ पे दिखाया गया है, बैलगाड़ी को यहाँ पे दिखाया गया है। दादा खेड़ा जो आजकल भी पूजा जाता है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। खाप पंचायतें किस प्रकार से काम करती हैं उनको दिखाया गया है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको दिखाया गया। चौपाल थ्याई के अंदर किस प्रकार से लोग बैठकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मंदिर को यहाँ पे दिखाया गया। कुश्ती, जो कि हरियाणा का सबसे फेमस गेम है, खेल है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। संक्रांत के पर्व को यहाँ पे दिखाया गया है। सांझी माता को यहाँ पे दिखाया गया है। और होली का पर्व, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा फेमस त्योहार के रूप में देखा जाता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। अहोई माता को यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद दिवाली के अवसर पर एक बच्ची जो है वो दीप प्रज्वलित कर रही है, उसको दिखाया गया। तीज के पर्व को यहाँ पे दिखाया गया। कोड़ा छुपाना, किस प्रकार से कोड़ा छुपाने का खेल खेला जाता था। और कंचे, जो बच्चों का सबसे फेमस गेम होता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। और गिल्ली डंडा, जी हाँ, फिट्टो खेल, उसको दिखाया गया है। इसके अलावा गिल्ली डंडा को दिखाया गया है। रेहड़ू चलाने को दिखाया गया है। गिट्टे को दिखाया गया है। और बढ़ई किस प्रकार से काम करता था। नाई किस प्रकार से पुराने समय में बाल काटता था। उसके बाद मोची को यहाँ पे दिखाया गया। मनियार को, पत्थर गढ़ाई को, कुम्हार को यहाँ पे दिखाया गया। और खास बात यह, जो नीचे की जो चीजें हैं, भोलवा कहा जाता था, कुलड़ी कहा जाता था, कड़ोनी कहा जाता था, बिलोनी इनको कहा जाता था। ये बरोली होती थी, हांडी होती थी, मटका, माठ, ये तमाम और अलग अलग प्रकार के ताले जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और
सिकलीगर को यहाँ पे दिखाया गया है, दर्जी किस प्रकार से काम करता था और तमाम वो औजार जो खेतों के अंदर अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए जाते थे, लोहार को यहाँ पे दिखाया गया, पुराना नलका यहाँ पे दिखाया गया है। ये चीजें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे तल की हरियाणा आर्य समाज को मुख्य रूप से दिखाया गया है। चौधरी मित्र सेन आर्य जी जो कि बहुत ज्यादा मेहनती थे और आर्य समाज से संबंध रखते थे। मनदीप जी 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 दूसरे तल पर चौधरी साहब को स्थान दिया गया है। जी, चौधरी साहब के लिए तो सारे हर जगह ही स्थान है अजय जी, लेकिन हमने हरियाणा की संस्कृति से दिखाते हुए, आर्य समाज में उनका योगदान को दिखाते हुए, तो दूसरे तल पे हमने पूरे हरियाणा की वो दिखाया गया है। यहाँ पे आर्य समाज के उसमें दिखाया गया, प्रमुख व्यक्तित्व दिखाए गए हैं जी। तो यहाँ हमने पूरे भारत, पूरे हरियाणा की पुरानी जो भी हमारी विरासत थी, जो भी हमारे काम काज थे, पुराने खेल थे, पुरानी चीजें थी, ताकि बच्चे को पता लग सके भी हमारी पुरानी संस्कृति हरियाणा की क्या थी, उस चीज को हमने छूने की कोशिश की गई है अजय जी। और हमारे जितने भी पुराने तीर्थ स्थल हरियाणा के, जैसे पांडु पिंडारा, कपाल मोचन, माता मनसा देवी, वो सारे यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है अजय जी। जी बिल्कुल, हरियाणा के प्रमुख तीर्थ स्थानों को भी यहाँ पर महत्व दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे तल की बात करें तो हरियाणा एक सिहाव लोकन भी यहाँ पे दिखा गया है जी। यहाँ इसमें हमने इस फ्लोर पे हरियाणा की प्रगति दिखाई गई है जी अजय जी, कहाँ से 1966 से बनने के बाद हमने किस किस क्षेत्र पे हरियाणा में प्रगति की है, चाहे वो खेलों की बात है, चाहे कृषि के पथ प्रदर्शक है, साइबर पे अग्रणी रहे हैं, मतलब प्रत्येक चीज जो हमने दिया है एक हरियाणवी होने के नाते, तो हमने कोशिश की है कि भाई हम हमारे हरियाणा को इसमें दिखाएं। जी बिल्कुल, दूसरे तल पर हरियाणा की प्रगति को दिखाया गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं पहले तल पर। अभी हम मौजूद हैं परम मित्र पुस्तकालय के अंदर। जी हाँ, भारत मित्र स्तंभ का जो पुस्तकालय है उसके अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनका ज्ञान वर्धन करने के लिए इस भवन के अंदर पुस्तकालय का भी आयोजन किया गया है, पुस्तकालय भी बनाया गया है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके। जी अजय जी, प्रथम तल पे हमने पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। इसमें पुराने ग्रंथ से लेके आधुनिक किताबों तक का सारा पूरा संग्रह यहाँ हमने इकट्ठा किया ताकि बच्चे आए, बैठने की व्यवस्था है, बच्चे पढ़ सके। पूरे इसमें हमने फ्लोर पे इसको पूरा मित्र लाइब्रेरी के रूप में हमने इनका नाम दिया गया है। जी, मित्र लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर दिया गया है। यही वो शख्स है जिनकी याद में, जिनको ये तल समर्पित किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से जो इस 10 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी मित्र सेन आर्य की। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पिताजी चौधरी मित्र सेन आर्य की याद में ये पूरा निर्माण करवाया गया है। पूरे मित्र सेन जी की याद में उनकी एक सोच थी, उनकी याद में हमने इस पूरे भारत मित्र स्तंभ का निर्माण किया गया है। जी, तो इस आप जिस तल पे हैं इसमें पूरे मित्र सेन जी की हमने जर्नी दिखाई है जी, शुरुआत से लेके जहाँ से उन्होंने गांव से शुरू करके, खेतों से भैंस चरा के, गाय चरा के, फिर हमें शिक्षा ग्रहण करके। जी, चौधरी मित्र सेन के पिताजी का नाम शिष्य राम आर्य था। सबसे पहले चौधरी मित्र सेन के साथ साथ उनको यहाँ पे दिखाया गया। फिर सिंधु भवन एक पावन मंदिर के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और उनकी साथ में माता जी का नाम है जी, चौधरी मित्र सेन जी की माता जी का, माता जी देवी जी जी, साथ में मित्र सेन जी की वो सारे चौधरी मित्र सेन जी ने जीवन के अंदर किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, किस प्रकार से वो लोगों के लिए प्रेरणादायक बने, उन सब तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। और खास बात यह है कर्मयोगी मित्र सेन जी को यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले चौधरी मित्र सेन ने लकड़ी के काम से अपना बिजनेस शुरू किया था। जी अजय जी, आप देख रहे हैं मित्र सेन जी ने अपने यहाँ शुरुआत करके फैक्ट्रियों से लेके सारे अपने उसमें दर्शाया गया है। इसमें प्रत्येक चित्र के माध्यम से जी योग तथा जी ये नियमित दिनचर्या के उसमें था मित्र सेन जी की में योग करना, हवन करना, प्रत्येक चीज को हमने यहाँ अपने स्कल्पचर से, पेंटिंग से छुआ है जी। जी, और खास बात यह है वैदिक संस्कारों का प्रभाव साफ तौर से उनके अंदर तो था ही था। उनकी संतान, अगर हम कैप्टन अभिमन्यु की बात करें या पूरे परिवार की बात करें, तो उनके अंदर भी साफ तौर से देखने को मिलता है। जी अजय जी, वैदिक संस्कारों का तो पूरे परिवार में ही है। हमारे इवन हमारे स्कूलों तक में इस चीज का, हवन का
नित्य हर महीने जी, हवन होता हिंदी है। सत्याग्रह आंदोलन की बात की गई थी। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन के अंदर भी चौधरी मित्र सेन ने हिस्सा लिया था और भैंसे की जो बलि करवाई जाती थी उसको रुकवाने में चौधरी मित्र सेन आर्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ही परिश्रमी थे। एक अथक उद्यमी के रूप में चौधरी मित्र सेन आर्य को जाना जाता है और इसके अलावा गोभक्त भी थे चौधरी मित्र सेन आर्य। उनका कहना था कि जो व्यक्ति घर के अंदर गाय को पालेगा निश्चित रूप से उसके घर में खुशहाली ही आएगी। उसके बाद आदर्श किसान के रूप में भी यहाँ पे दिखाया गया है। खेती के बहुत ज्यादा शौकीन थे, वो खुद चाहते थे कि वो खुद खेती करें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए। उसके बाद शिक्षा संस्थान, संस्कार और प्रगति के कारखाने उन्होंने स्थापित किए और आर्य समाज के सेवक के रूप में भी चौधरी मित्र सेन आर्य ने काम किया है। और प्रतिभा संवर्धन की जहां तक बात हो, जो बच्चियां किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ पाती थी या जो बच्चियां अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा करती थी, उनका योगदान करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए भी चौधरी मित्र सेन हमेशा आगे रहते थे। और साधनहीन की सेवा करना उनका सबसे बड़ा धर्म था। जो भी कोई उनके पास अपील लेके आता था तो वो उनकी सहायता करते। जी अजय जी, बिल्कुल प्रतिभाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अब भी उनके हम सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं हर साल। जी बिल्कुल, उनके सम्मान में हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया जाता है। और वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्र सेन जी आर्य के लिए ये जो पहला तल है वो यहाँ पे समर्पित किया गया है। जी बिल्कुल अजय जी, पहला तल मित्र सेन जी की याद में हमने इनको समर्पित किया गया है। जी, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रेरणा के अंश यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है किस प्रकार से उनके चौधरी मित्र सेन आर्य के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे और उनके परिवार के सदस्य किस प्रकार से उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। युग पुरुष चौधरी मित्र सेन आर्य जी की पूरी जीवन गाथा को इस पहले तल पर दिखाने की कोशिश की। अजय जी, पहले तल पर मित्र सेन जी की जीवन गाथा को दर्शाया गया है। जी, ये पुस्तकालय के स्वागत के रूप में हमने ये भारत के वो बनाए स्तंभ, इसको दिखाने के लिए, ताकि भव्य लुक देने के लिए हमें इसको दर्शाया गया है। जी बिल्कुल, भव्य रूप देने के लिए इसको दर्शाया गया है। और भी तमाम चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। और क्या क्या गैलरी के अंदर बनाया गया है? जी, गैलरी के अंदर अलग अलग तरह की आर्ट्स को हमने प्रदर्शित किया गया है। डिफरेंट हमारे स्टेटों की आर्ट हैं जो उसको हमने यहाँ दिखाया गया है, ताकि बच्चे अलग अलग चीजों को समझ पाएं। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों की जो कलाकृति है उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो भारत माता को यहाँ पे दिखाया गया है। जी हाँ, अपने आप में बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पेंटिंग इस गैलरी के अंदर दिखाई दे रही है। भारत मित्र स्तंभ की रूपरेखा को भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही आपको इसके बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है तो वो जानकारी यहाँ से हासिल हो जाएगी। जी हाँ, भारत मित्र स्तंभ की रूपरेखा को यहाँ पे दिखा गया है। छठा तल सबसे ऊपर ब्रह्मांड, उसके बाद पांचवें तल पर वैदिक काल, चौथा तल मध्यकालीन भारत, तीसरा तल आधुनिक भारत, दूसरा तल हरियाणा, प्रथम तल मित्र गाथा और भूतल पुस्तकालय और आधार तल पर यज्ञशाला का निर्माण यहाँ पर करवाया हुआ है। उसके बाद भारत मित्र स्तंभ को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जी, यज्ञशाला में अभी हम पहुंच गए। हमारे साथ सुभाष जी मौजूद है। सर, क्या कुछ खास रहेगा इस यज्ञशाला के अंदर और पूरी इमारत के अंदर? जैसे कि स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन जी को ने अपना पूरा जीवन वेदों के हिसाब से जिया और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस स्तंभ का निर्माण किया गया उनके परिवार के बाकी सदस्यों के द्वारा। तो आज यज्ञशाला का महत्व इसलिए है कि नित्य प्रतिदिन हवन और यज्ञ के माध्यम से हम अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को एक संस्कारित करने का प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य यही है कि बच्चे वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए उस परमपिता परमात्मा को याद करें, संस्कृति को याद करें जो पूर्वजों ने हमें हमेशा अपने साथ दी है। जी, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक बेटे का या परिवार का उनके पूर्वज के लिए इससे बड़ा समर्पण, इससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं हो सकता, जो इन्होंने इतनी बड़ी इमारत यहाँ पे उनको एक जीवित रूप देने की कोशिश की। जी, स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन जी एक युग पुरुष थे। एक वैदिक जीवन में उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने जब कभी भी अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम किया तो हवन यज्ञ के साथ उसकी शुरुआत की। आज
हम इस बात को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके जीवन से प्रेरणा पाकर आने वाली जनरेशन को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वह भारतीय संस्कृति के मूल आधार को समझते हुए और उस आत्मा परमात्मा के मिलन को समझते हुए इस जीवन को आगे सफल बनाने का प्रयास करें। जी, अगर हम 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को क्या कुछ विशेष आयोजन रहेगा? कौन कौन से मुख्य लोग यहाँ पर इस पूरी इमारत को देखने के लिए पहुंच रहे हैं? 12 तारीख का प्रोग्राम हमारा ये लोकार्पण समारोह है। इस लोकार्पण समारोह के माध्यम से इस पावन मंदिर को जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय श्री मोहन जी भागवत आरएसएस प्रमुख इसका विशेष तौर पर हमें आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ पद्मश्री आचार्य सुकामा जी और आचार्य बालकृष्ण जी भी विशेष तौर पर यहाँ आ रहे हैं। अनेक साधु सन्यासीगण पूरे भारतवर्ष से यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके अलावा सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थानों के लिए और बहुत ही गणमान्य व्यक्ति इस पूरे प्रदेश के जिनको स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन जी के में काफी उनका घनिष्ठ संबंध था और सभी आर्य समाज, सभी गुरुकुल के आचार्य और जितने भी इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं सभी को आमंत्रित किया गया है और एक महाकुंभ के रूप में यहाँ उस दिन का आयोजन किया जा रहा है। जी, भारत मित्र स्तंभ का रात को नजारा कैसा है उसी की ये झलक हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो 10 की 10 मंजिल हैं वो बहुत दूर से ही साफ नजर आ जाती हैं। सबसे ऊपर गुंबद बना गया है। उसके बाद घड़ी, जी हाँ, घड़ी के अंदर आप बहुत दूर से ही समय देख सकते हैं। तो उसके बाद जो लगातार जो तल हैं जिनकी हमने अभी जानकारी दी है, कहीं पे पुस्तकालय बना गया है, कहीं पे हरियाणवी संस्कृति को दिखाया गया है, कहीं पे महापुरुषों को, वैदिक काल को, अलग अलग चीजें जो हमने बताई थी उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और खास बात यह है कि परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की बात करें या फिर कैप्टन अभिमन्यु के परिवार की बात करें तो उनकी तरफ से ये पूरी इमारत एक पिकनिक स्पॉट के रूप में बहुत जल्द 12 तारीख के बाद आम जनता को सौंप दी जाएगी। और जो भी बच्चे या बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति अगर इस इमारत को या इस धरोहर को देखना चाहे तो निःशुल्क इसको देख सकता है। किसी प्रकार का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल महाकुंभ के रूप में खांडा खेड़ी का नजारा 12 तारीख को देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि यही वो इमारत है जिसका शुभारंभ करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने उनके पिताजी की याद में ये पूरी इमारत समर्पित की है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस युग पुरुष ने इतने महान कार्य किए हैं तो भला उनके बच्चे उनके नाम को आगे क्यों न बढ़ाए। निश्चित रूप से आप भी इस 12 तारीख के कार्यक्रम में पहुंचकर शोभा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इस इमारत का आप नजारा ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ अजय लोहान, बिंदास।